फंक्शनल मोशन टेस्टिंग पे है, न्यूरोमायोकाइनेटिक डिसफंक्शन सिंड्रोम. We always heard about kinetic dysfunctions and all these things, functional, kinetic. I request everyone to please mute themselves so that there is no disturbances in between, right? And if you want to talk, you can raise your hand and then we can come back to you at the last of session, right? Okay. Neetu, can you mute yourself, Neetu? Yes, right. So we'll start the functional motion testing. Actually जब हम functional की बात करते हैं और न्यूरोमायोपोस्चरल की बात करते हैं, so सबसे पहली चीज इसको समझें कि एक्चुअली है क्या चीज ये चीज. So काइनेटिक डिसफंक्शन, काइनेटिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, काइनेटिक का मतलब समथिंग इज रिलेटेड टू मोशन. और जब हम यहाँ पे 3 वर्ड है, न्यूरो मायो पोस्चरल. ठीक है, न्यूरो मतलब आप सबको पता है कि व्हाट इज न्यूरो, मींस समथिंग रिलेटेड टू न्यूरो साइंसेस. मायो मींस समथिंग रिलेटेड टू मसल्स, and posture, you all aware that we need to have a very good posture and how the body should be aligned. That is what the posture is. And तीसरा चीज जो है वो है काइनेटिक. डिसफंक्शन सिंड्रोम के बारे में आपको पता है कि डिसफंक्शन, if something is not functioning in the way it has to be, it is dysfunctional. And syndrome, there is a lot of correlated things, combined symptoms and symptomatology is called syndrome. And kinetic is something related to motion, right? Let's go further. So efficient movement का क्या मतलब होता है यहाँ? Efficient movement, but each body segment works in synchronization. Somebody has unmuted themselves, so just keep disturbing. Anyway, so to produce an efficient movement, what we need to have is a good combination, a good coordination between. Somebody is not listening. Somebody is playing with the screen. Let me see who is this person. Just a second. Just excuse me for that. Somebody is playing with the screen. Dr. Manik, can you सबका म्यूट कर दो ना, सबका म्यूट कर दो, सबका म्यूट कर दो. म्यूट किया हुआ है, लोग अनम्यूट कर ले रहे हैं अपने आप को. नहीं, एडमिन से म्यूट कर दो ना, एडमिन से कर दो सबका म्यूट, अनम्यूट नहीं होगा. हाँ, किया हुआ तो सबका म्यूट कर दो. We are all here with the basic aim is to listen you and sir, Shagun sir. Yes. Okay, right. Okay. So अगर आप इस पिक्चर को देखें इसमें, so आप देखेंगे कि 4 पिक्चर है यहाँ पे और एक फंक्शन जो है उसको हम I think I should remove this guy. Okay. एंड हम आपको देखें कि यहाँ पे इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो 4 पिक्चर है और एक गर्ल है जो एक हर्डल को जंप कर रही है, राइट? एंड देयर आर लॉट ऑफ मूवमेंट सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड हियर व्हेन यू सी. अगर ऐसे सिर्फ देखें तो ऐसे देखने में ऐसा लगता है कि एक हर्डल जंप किया जा रहा है, एंड दैट इज व्हाट द फंक्शन इज. एंड फंक्शन की जब बात करते हैं तो फंक्शन कभी भी एक्म्प्लिस होता है, वो बहुत सारे मूवमेंट सीक्वेंसेस जो होते हैं उसके बाद वो मूवमेंट जो है एग्जीक्यूट हो पाता है. तो अगर हम यहाँ बात करें कि किस तरीके से ये दिस नॉइस, अगर हम यहाँ बात करें कि अगर ह्यूमन को मशीन के साथ कंपेयर करें, सो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है, एक मशीन कैसे काम करती है? मशीन वर्क्स लाइक विद मैकेनिज्म, एक मैकेनिक्स होता है, और ह्यूमन जो काम करता है, ह्यूमन काम करता है हमारे
बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स पे, राइट। ह्यूमन जो काम करता है वो बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स पे काम करता है। सो लेट अस गो फर्दर टू अंडरस्टैंड इवन बेटर इन दैट। इसमें हम देखें, अगर आप इस पिक्चर में देखें, सो ब्रेन जो है, ब्रेन सिर्फ हमारे मूवमेंट को समझता है, हमारे टास्क को समझता है। वो कभी भी इस चीज को नहीं समझता कि हमें क्या मूवमेंट्स करनी है, किस तरह की मूवमेंट करनी है और क्या मूवमेंट होनी चाहिए। उसको फ्लेक्शन एक्सटेंशन पता नहीं है, उसको सिर्फ ये पता है कि मुझे एक टास्क कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो एक जनरल सी चीज है कि आप एक किसी रेलिंग को सामने टेस्ट उसको टच करना है किसी पर्सन को, तो बहुत अच्छा रिसर्च है, इसने इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हाउ ईच सेगमेंट कंबाइन विद ईच अदर, राइट। ओके, सो पहले पिक्चर आप देखें तो उसमें उसको एक टास्क दिया गया है कुछ टच करने का, और उसके पीछे उसके मूवमेंट्स को हमने ब्लॉक नहीं कर रखी। सो व्हाट ही डज, he bent forward and he touches that, he reach, it is a reaching activity, रीच करने की एक्टिविटी है, रीच कर लिया। लेकिन लास्ट पिक्चर में अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि अगर उसको उसके बैक को अगर हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि पेल्विस, यूजुअली ये बायोमैकेनिक्स है, नॉर्मल ह्यूमन बायोमैकेनिक्स है कि जब हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो हमारी जो पेल्विस है वो हमारी पीछे जाती है, क्योंकि हमारा बॉडी आगे आ रहा होता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करना होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम अपने आप को स्टैंस फॉरवर्ड करके उस चीज को कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज हाउ वन सेगमेंट ऑफ बॉडी अफेक्ट अदर सेगमेंट ऑफ बॉडी, राइट। इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पे समझें, अगर देखें तो कोई भी ह्यूमन मूवमेंट सिस्टम डिसफंक्शन जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक बहुत हाई इंपैक्ट ट्रॉमा हो सकता है जो किसी चीज को डैमेज कर सकता है, और एक जो होता है वो रिपीटेड ट्रॉमा, जो हम बार बार इस चीज की बात करते हैं, रिपीटेड ट्रॉमा कैसे होता है, राइट। सो पहले पिक्चर में अगर आप यहाँ देखें तो आप देख सकते हैं कि somebody has fell down, उसको चोट लगी, फ्रैक्चर हो गया और इस तरह की कोई चीज हुई। जबकि दूसरे पिक्चर में आप देखेंगे देयर इज अ रिपीटेटिव ट्रॉमा, थोड़ा ट्रॉमा हुआ, उसको रिपीटेशन हुआ, ओवर यूज सिंड्रोम जिसको जानते हैं, ओवर यूज की वजह से जो डैमेजेस हो रहे हैं, फिर रिकवरी प्रोसेस होती है। बट अल्टीमेटली अगर इस तरह का कोई डिसफंक्शन और बॉडीली डिसफंक्शन, मूवमेंट डिसफंक्शन है, तो अल्टीमेटली आप अगर यहां देखें तो वो फेल्योर पॉइंट को जरूर रीच करेगा। यहां पे बस डिफरेंस क्या है कि विद इन सेकेंड्स it is reaching to a failure point, and but here it takes longer, even years, to reach to that failure point. And this is what this the second one is due to neuromuscular incoordination, imbalance or cumulative microtrauma. और cumulative microtrauma कैसे आता है? Cumulative microtrauma आता है आपको किसी काइनेसियोलॉजिकल डिसफंक्शन है, कोई बायोमैकेनिकल डिसफंक्शन है अराउंड कोई जॉइंट या किसी तरीके से, सो बार बार माइक्रो ट्रॉमा होते होते आपको वो डैमेज उस वहां पे होता है, राइट। सो कभी भी हम जब बात करें कि मस्कुलोस्केलेटल डिसफंक्शंस अगर आ रही है तो दो मैकेनिज्म है इसका, दो मैकेनिज्म से ये हो सकती है। पहला एक होता है काइनेसियोपैथोलॉजिकल मैकेनिज्म, राइट। काइनेसियोपैथोलॉजी, यहाँ पे नाम से ही आपके सामने इंडिकेटेड है काइनेसियो एंड पैथोलॉजिकल। सो पहले क्या है आपकी काइनेसिस, यानी जो बॉडीली जो इम्बैलेंस है वो हुआ और उसकी वजह से कोई एक पैथोलॉजी हुई, यानी पहले बायोमैकेनिक्स डिस्टर्ब हुआ अराउंड शोल्डर, नी, किसी भी ज्वाइंट में, और उसकी वजह से डिसफंक्शन होने की वजह से जो है कोई वहां पे पैथोलॉजी हुई, यानी टेंडन डैमेज हो गया, वर्सा डैमेज हो गई, मसल डैमेज हो गया, या इस तरह की चीजें आई। सेकेंड फॉर्म जो है, मॉडल है जो मस्कुलोस्केलेटल इंजरी होने का, वो है पैथोकाइनेसियोलॉजी मॉडल, जो सेलेक्टिव टिश्यू टेंशन सगुन सर आपको डिटेल में बताएंगे। सो यहाँ पे इस मॉडल में क्या होता है कि पहले पैथोलॉजी हो गई, यानी कि जैसे आपने देखा था कि कोई गिर गया,
So somebody has fell down and he got injured. Okay, so पैथोलॉजी पहले हो गई, यानी कि टेंडन पे चोट लगी, टूट गया टेंडन. एंड ये पैथोलॉजिकल जो चेंजेस आए, ये पैथोलॉजिकल जो चेंजेस हैं, ये क्या करेंगे, ये आपकी बायोमैकेनिक्स अराउंड योर जॉइंट और योर इंजरी को डिस्टर्ब कर देंगे. वो आपके मसल्स को इम्बैलेंस करेंगे. जैसे आपको अगर पेन हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप उस मूवमेंट को नहीं करेंगे. सो धीरे धीरे वो मसल्स जो है वो इनहिबिट होती चली जाएंगी, और इस इनहिबिशन से आपकी जो है सारी काइनेटिक डिसफंक्शन और न्यूरोपोस्चरल और ये सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे. सो हमेशा याद रखें, दो मॉडल है आपकी इंजरी होने के. पहला काइनेसियोपैथोलॉजिकल मैकेनिज्म है और दूसरा पैथोकाइनेसियो. तो पहले काइनेसिस डिस्टर्ब हुई, उसने पैथोलॉजी कर दी, और दूसरे में पहले पैथोलॉजी हुई, उसने आपकी काइनेसिस डिस्टर्ब कर दी. ओके, सो कभी भी हम अगर इस तरह के डिसफंक्शंस और इनको एग्जामिन करते हैं या इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, सो वी लुक फॉर बोथ फैक्टर्स. पैथोलॉजिकल फैक्टर को भी एसेस करना है एंड देन kinesiological factor को भी assess करना है. And this is what going to learn with a simple way how we can look at kinetic dysfunction की कहाँ से. कोई जरूरी नहीं कि बैक पेन है तो वो बैक से ही ओरिजिनेट हो रहा हो, आपकी नी की मिसअलाइनमेंट से, आपके अदर बॉडी मिसअलाइनमेंट की वजह से भी वो डिस्टर्ब, वो डिसफंक्शनल हो सकता है. राइट. एक कॉन्सेप्ट होता है मोटर रिडंडेंसी. मोटर रिडंडेंसी क्या होता है, आप वीडियो में देखें, आपको दिखेगा कि एक पॉइंट है, उसको एक बंदा टच कर रहा है. ओके, सो उसी फंक्शन को, उस टच करने की फंक्शन को वो कई तरीके से कर पा रहा है और डिफरेंट मूवमेंट्स के लिए कर रहा है. तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा था, ब्रेन अंडरस्टैंड ओनली मोशन ग्लोबली. उसको टास्क कंप्लीट करना है. अगर मैं, मेरे हाथ में कोई पेन है और मैं हाथ को रीच नहीं कर पा रहा हूं आगे, तो मैं उसको किसी दूसरे फॉर्म में करने की कोशिश करूंगा. दिस इज व्हाट मोटर रिडंडेंसी. जो मोटर कंट्रोल होता है वो डिस्टर्ब होता है. स्पोर्ट्स के फील्ड में भी ऐसे ही होता है. अब आप दो पिक्चर देख रहे हैं, उसमें एक में राइट बायोमैकेनिकल सीक्वेंसिंग है, दूसरे में डिस्टर्ब्ड है, एबनॉर्मल है, पुअर अलाइनमेंट है नी का, हिप का, बॉडी का. ऐसे टाइम पे इंजरी होने के चांसेस बढ़ेगा. राइट. सो ह्यूमन बॉडी कैन परफॉर्म वन सिंगल मूव टास्क इन अ डिफरेंट वे. अब इसके लिए हमको देखना क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो, जिसको हम एक तो जो टिश्यू टेस्टिंग करते हैं वो तो करते हैं, उसके साथ हम ग्लोबल मोशन टेस्टिंग करते हैं इन जनरल, देखने के लिए किस तरह से बॉडी बिहेव कर रही है. सो बहुत सिंपल सा एक टेस्ट होता है, सिंगल लेग स्टैंडिंग टेस्ट. कुछ नहीं है इसमें. आपको कोई भी पेशेंट है, चाहे उसको नी में पेन है, बैक में पेन है, आप उसको सिंगल लेग स्टैंडिंग टेस्ट कराइए. ठीक है. इसके लिए सिंपल है, उसको कहना है कि आप एक पैर पे खड़े हो जाइए. और अगर आप सिंगल लेग स्टैंडिंग टेस्ट कराते हैं तो आपको ऑब्जर्वेशन क्या करनी है, आपको ऑब्जर्व क्या करना है. आपको ऐसी कई चीजें हैं जो ऑब्जर्व करनी है. सबसे पहले तो आपको देखना है कि उसकी ब्रीदिंग पैटर्न कैसे हो रही है. जब आप वो सिंगल लेग पे स्टैंड होता है, एक लिम्ब से अपने बेस को छोड़ता है, तो उसकी आपको ब्रीदिंग पैटर्न को देखना है. अब यहाँ पे ऑब्जर्व आपको क्या करना है कि क्या वो ब्रेथ होल्ड कर रहा है क्या. अगर वो ब्रेथ होल्ड कर रहा है, ब्रेथ होल्ड करने का मतलब है कि कहीं कहीं उसकी कोर वीकनेस है और आप अपने फर्दर एग्जामिनेशन जो है उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. ठीक है. दूसरा, अब दूसरे पिक्चर में यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको दिख रहा है कि इस हाथ और इस हाथ और इस हाथ में डिस्टेंस ज्यादा बढ़ गया है. राइट. सो अगर इस तरह की कोई चीज आपको दिखती है, सो इमीडिएटली यू विल note down a question mark that he may have poor pelvis control. Right. Again, अब आप यहाँ देखें, तीसरे पिक्चर्स में देखें अपने स्क्रीन पे, आप देखेंगे कि उसकी एक हैंड में जो है ये क्रिपिंग हो रही है, उसकी टो की और उसकी पैरों की क्रिपिंग हो रही है. राइट. सो दैट सजेस्ट कि कहीं न कहीं इसकी कोर में और ग्लूटियल में वीकनेस है, जिससे कि वो अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है. द लेग इज ट्राइंग टू कंपनसेट फॉर कोर एक्टिविटी. कोर अच्छी नहीं है उसकी.
तीसरे में देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं इस पिक्चर में, द लिफ्टेड लेग वाज क्रीपिंग, whereas in next image down left आप देखेंगे यहाँ पे जो वेट बीयरिंग लिम्ब है वो क्रिप कर रहा है, उसमें टो एब. दैट मीन्स देयर इज अ पर्सन हैज समथिंग, ही इज फाइंडिंग हिज बैलेंस, उसका बैलेंस लॉस हो रहा है, तो उसकी बैलेंस में और उसकी प्रोप्रियोसेप्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, राइट. इसी तरीके से पुअर पेल्विस कंट्रोल है. अब लास्ट पिक्चर में देखें तो जो पैर है वो रोटेट हो जा रहा है, जैसे ही वो ऑफ ग्राउंड होता है, वेट बीयरिंग से हटता है, वो रोटेट हो जाता है. तो आप को इससे पता चलता है कि पर्सन हैज समथिंग प्रॉब्लम इन हिज ग्लूटियल्स एंड जो हिप अराउंड, जहां से वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है उसकी रोटेशन को. सो ब्रीथिंग देखना है आपको, उसकी ट्रंक को देखना है, उसकी कोर को. तो सिंगल लेग स्टैंडिंग टेस्ट जब आप करेंगे तो आपको 3-4 चीजें बड़ी इजिली नोटिफाई होंगी और उसको आप फर्दर जो है असेसमेंट करके आपका डायरेक्शन मिलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में असेसमेंट करने जाना है, राइट. देन नेक्स्ट हम कैसे मुड़ रहे हैं, पहले हमने क्या किया, ग्लोबल टेस्टिंग करी. अब हम मल्टी सेगमेंटल मोशन टेस्टिंग पे जा रहे हैं, ठीक है, कि क्योंकि एक बॉडी सेगमेंट दूसरे बॉडी सेगमेंट को अफेक्ट करता है. हम यही कंक्लूड करने की कोशिश करना चाह रहे हैं अपने असेसमेंट में कि हम किस जगह पे प्रॉब्लम है, किस सेगमेंट में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, उसके रूट कॉज तक जाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो तो पहले ग्लोबल देख लिया कि हाँ इसकी कोर, इसकी कुछ इस तरह की चीजें प्रॉब्लम है. देन वी स्टार्ट डूइंग एन मल्टी सेगमेंटल टेस्टिंग. अब मल्टी सेगमेंटल टेस्टिंग में है तो हम सिंपल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड रोटेशन कराते हैं. अब इसमें ये यूजुअल प्रैक्टिस है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये नॉर्मल है कि जब आप एक्सटेंशन करते हैं तो आपकी पेल्विस जो है वो इस बेस के बीच में रहने के लिए फॉरवर्ड जाती है, क्योंकि आपका हाथ पीछे जा रहा होता है, राइट. सो आपको ये नोटिस करना है कि क्या ये एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है. अगर ऐसा नहीं है तो नॉर्मल नहीं है, वो कहीं ना कहीं से वो कंपनसेट कर रहा है, यानी कि पेल्विस फॉरवर्ड होनी चाहिए जब हम एक्सटेंशन कर रहे होते हैं स्पाइन का. देयर हैज टू बी इन यूनिफॉर्म कर्व, और एक्सटेंशन अगर उसका एफिशिएंट है तो उसका शोल्डर आपकी हील के बाहर होना चाहिए. दैट्स द रियल एक्सटेंशन. अगर ऐसा नहीं है तो उसका हाथ पीछे होगा और ये शोल्डर कहीं यहां होगा, और ही विल ट्राई टू फ्लेक्स फ्रॉम पेल्विस, या फिर हैंड को ज्यादा एक्सटेंड करके पीछे एक्सटेंशन करने की कोशिश करेगा. सो आपको देखना है कि एक्सटेंशन जो आप करा रहे हैं वो रियल में आपके जो ट्रंक में हो रहा है, या हिप से कंपनसेट हो रहा है, या शोल्डर से कंपनसेट हो रहा है. सो दिस हैज टू बी नोटेड डाउन. दूसरा, आप रोटेशन कराएंगे. रोटेशन कराएंगे तो आपको ये देखना होगा कि रोटेशन वाकई थोरैको लंबर जंक्शंस पे हो रहे हैं, या शोल्डर से कंपनसेट हो रहा है, या फुट से कंपनसेट हो रहा है. उसको लूज नहीं करना है, उसका वेट बियरिंग चेंज नहीं होना चाहिए. यूजुअली अगर स्पाइन के अराउंड डिस्फंक्शन होगा तो उसका जो वेट बियरिंग है वो शिफ्ट हो जाएगा दूसरे पैर पे, अपोजिट साइड ऑफ रोटेशन. यानी कि अगर ये गर्ल राइट साइड को रोटेट कर रही है तो लेफ्ट पे उसका फुट जो है वेट उसके ऊपर आ जाएगा, और जो पेल्विस है वो यहां से कंपनसेट करेगी, राइट. तीसरे में आप देखेंगे कि तीसरे पिक्चर में कि यूनिफॉर्म कर्व होना चाहिए. उसका जो फ्लेक्शन हो रहा है वो थोरैक्स पे हो रहा है, लंबर पे हो रहा है, या उससे हिप से कंपनसेट कर रहा है. अगर यू सी दैट देयर इज अ फ्लैटनिंग हियर, इफ देयर इज अ फ्लैटनिंग हियर, ये फ्लैट है तो इसका मतलब मूवमेंट जो है वो आपके हिप से हो रहा है, राइट. सो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है. ओके, मूविंग फर्दर अगेन आपको, अब जब आपने मसल टेस्टिंग कर ली
somebody has switched on their TV and making noise. Okay. स्केपुलोह्यूमरल डिस्फंक्शंस देखना है। उसके बाद आपको स्केपुलोह्यूमरल डिस्फंक्शन देखने के लिए आपको क्या करना है, राइट? किबलर ने क्लासिफिकेशन दिया था कि स्केपुला के डिस्फंक्शंस 3 तरीके से हो सकते हैं। ओके, स्केपुला के डिस्फंक्शन को 3 उसमें डिवाइड किया था इन्होंने, जो कि राइट स्केपुलोह्यूमरल डिस्फंक्शंस को जो है आपने किबलर ने डिसाइड किया 2010 में, जिससे हमको ये पता चलता है कि स्केपुलर डिस्काइनेसिया 3 तरीके से हो सकती है, टाइप 1 डिस्फंक्शन, टाइप 2 डिस्फंक्शन और टाइप 3 डिस्फंक्शन। टाइप 1 डिस्फंक्शन जो है, जब हम इसमें क्या करते हैं तो हम हैंड रेज कराते हैं। हैंड रेज कराने के बाद उसकी हैंड को लोअर करते हैं। देयर इज अ स्पेसिफिक मैकेनिज्म टू लोअर द टेस्ट दिस। और इसमें देखते हैं उन्होंने कि अगर इंफीरियर बॉर्डर जो है वो प्रोमिनेंट होती है while lowering down the hand, then it is classified at inferior angle of prominence, type 1 dysfunction। इसका मतलब कहीं न कहीं serratus anterior में उसकी प्रॉब्लम है। then type 2, अगर उसकी truly entire medial border जो है prominent हो रही है, that means there is some problem or inhibition, जो कंट्रोल है वो आपके मिडिल ट्रेपीजियस से और रोम्बॉइड से लूज हो रहा है, जिसकी वजह से वहां डिस्फंक्शन है। और ये डिस्फंक्शन सब्सिक्वेंटली आपको शोल्डर की इंपिंजमेंट सिंड्रोम, शोल्डर के प्रॉब्लम्स को जन्म देगा। देन यू हैव अपर। अब अगर ऊपर अपर बॉर्डर जो है, अपर मीडियल बॉर्डर इन्फ्लुएंस हो रही है, सुपीरियर बॉर्डर प्रोमिनेंस आ रहा है, तो दैट मींस देयर इज समथिंग, या तो टाइटनेस है आपके अपर ट्रैप्स की, या फिर उसमें कंट्रोल नहीं है मिडिल फाइबर्स में जो उसको होल्ड कर पाए। सो हम ह्यूमो के डिस्फंक्शंस को चेक किया, ठीक है, इस तीनों टाइप को आप इसमें एक। उसके बाद हम आ जाते हैं पेल्विस पे, लंबोपेल्विक कंट्रोल देखने के लिए। बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, हम सेगमेंटल कंट्रोल देखना चाह रहे हैं। अभी हमने स्केपुला, हमारे पास जो गर्डल्स हैं वो यही है ना, पेल्विस है, स्पाइन है, जो मल्टी सेगमेंट है वही कहीं दूसरे सेगमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ लंबोपेल्विक कंट्रोल हम टेस्ट अगर देखेंगे तो इसमें 2 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है फॉरवर्ड बेंड टेस्ट और दूसरा टेस्ट होता है पोस्टीरियर पेल्विक टेस्ट। सो तो फॉरवर्ड बेंड टेस्ट कराने के लिए हमें क्या करना होता है, पेशेंट को आप सीधा खड़ा कीजिए, उसको बोलिए कि आप हिप से बेंड कीजिए और अपने स्पाइन को फ्लेक्स मत न होने देना, राइट। सो जब ये करता है, अगर उसको गुड पोस्टीरियर और एंटीरियर कोर मसल्स की एक्टिविटी है, तो वो ये करने में सक्षम होगा, वो कर पाएगा इस चीज को। अदरवाइज जैसे ही वो फॉरवर्ड बेंड करेगा, वो कर्व को, जो स्टैटिक कर्व जो हमने उसको कहा है मेंटेन करने के लिए, वो लूज कर जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग करके देखिएगा इस चीज को, यू विल फाइंड दैट हाउ गुड मोटर कंट्रोल एट पेल्विस यू हैव। फिर उसको क्या कहते हैं, दूसरा टेस्ट है पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। अब पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट टेस्ट करने के लिए आप उसको स्टैटिक खड़ा करके और उसको बोलेंगे कि आप पेल्विस को पोस्टीरियरली टिल्ट करो। अगर वो कर पा रहा है इस चीज को, दैट मींस उसकी पेल्विक कंट्रोल उसके वॉलंटरी कंट्रोल में है और वो उस चीज को कर पा रहा है। अगर वो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वी हैव टू सेंसिटाइज हिज पेल्विक मसल और मसल। इसी चीज को लंबोपेल्विक कंट्रोल करने के लिए हम 4 पॉइंट पोजीशन में भी कर सकते हैं, अगर आप स्टैंडिंग में नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्वाड्रुपेड पोजीशन में करेंगे और उनको बोलेंगे कि अपने लंबर कर्व को स्टैटिक, बिना लंबर कर्वेचर दिए, फ्लेक्शन किए आप पीछे जाइए। दैट मींस हम क्या ट्राई कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि उसकी मूवमेंट जो है वो हिप पे, राइट। सो जब वो पीछे जाएगा, अगर उसकी मसल्स कंट्रोल अच्छी है यहाँ, तब तो वो कर पाएगा, और नहीं तो वो इस तरीके से लूज कर जाएगा अपने लंबर कर्व।
फ्लेक्शन हो जाएगा वहां पे, यानी उसको कंट्रोल नहीं होगा। इसी तरीके से फिर हम नीचे मुड़ेंगे आएंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे कि फीमोरो-लंबो-पेल्विक डिसोसिएशन उसको है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, आप साइड लाइन में लिटाएंगे पेशेंट को, ठीक है, और इसमें 3 टेस्ट है, देखिए, सेलेक्टिव ग्लूटियल कंट्रोल, सेलेक्टिव क्यूएल कंट्रोल और आईटी बैंड। ये 3 इस तरह के कंट्रोल हैं जो आपके पेल्विस के अराउंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको बैक पेन या इस तरह की चीजें दे सकते हैं, राइट। सो अभी यहां आपको क्या करना है, साइड में लिटाया और उनको ये बोलेंगे कि आप अपनी जो हिप है उसको रोटेट करें बाहर की तरफ और वापस लाएं। अगर वो इस चीज को करने में कंपनसेट करता है हिप से, ये यूजुअली क्या होता है कि जब आपकी पुअर पेल्विस कंट्रोल होगा तो आप जो रोटेट करेंगे वो कुछ इस तरीके से करेंगे, यानी हिप से ना रोटेट करके, हिप रोटेटर को ना यूज करके आप अपने ट्रंक रोटेटर को यूज करके कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो दैट सजेस्ट दैट देयर इज अ पुअर ग्लूटियल कंट्रोल, हमें ग्लूटियल के ऊपर काम करना पड़ेगा, ओके। देन सेलेक्टिव क्यूअल कंट्रोल, आप सिंपली साइड लाइन में लेग को अवेलेबल रेंज में एबडक्ट करेंगे एंड देन आप पेशेंट से पूछेंगे कि आप स्लोली लोअर डाउन योर लिम्ब। सो व्हेन लोअरिंग डाउन लिम्ब आपको क्या वॉच आउट करना है, पहले मूवमेंट यहां लंबर रीजन में नहीं होनी, पहले मूवमेंट यहां से होनी। क्यों? क्योंकि अगर इस पोजीशन में लाके उसको होल्ड करने के लिए बोला गया है, इसका मतलब पेल्विस को मेंटेन करने के लिए जो है क्यूएल ने काम करना शुरू कर दिया। अब क्यूएल अपना काम कर रही है, होल्ड करके रोकी हुई है पेल्विस को, और मूवमेंट जो होना चाहिए वो हिप के अराउंड होना चाहिए। और अगर क्यूएल का कंट्रोल लूज है तो सबसे पहला मूवमेंट यहां होगा, यहां नहीं होगा, हिप पे होना। ये चाहिए कि मूवमेंट जो होनी चाहिए पहले हिप पे होनी चाहिए, और यहां आने के बाद इस लेवल पे कम से कम जहां पे दूसरे पैर से टच करने वाला हो पैर, वहां आने पे जाके क्यूएल का कंट्रोल छूटना चाहिए, वो रिलैक्स होनी चाहिए। जबकि अब नॉर्मल पोजीशन टेस्ट में क्यूएल पहले कंट्रोल छोड़ देता है और पैर ट्रंक से नीचे आता है, ठीक है। तीसरे टेस्ट में आप जो होगा आईटी को बैंड के डिस्फंक्शन को देखेंगे। तो इसमें क्या करना है, इसमें पैर को ऊपर करना है, ठीक है, और आपको पैर को नीचे लाने के टाइम पे ये देखना है कि आप थोड़ा सा पैर को अबडक्ट करेंगे और पैर को नीचे लाएंगे, तो देखेंगे आप कि अगर आईटी बैंड टाइट है तो ऊपर ही रह जाएगा वो, और अगर आप अबडक्शन पोजीशन में ऊपर रहता है, दो चीजें हैं यहाँ पे आपको याद रखने वाली। वो ये कि जब हम इसको एडक्टेड पोजीशन में ले जाते हैं तो पैर ऊपर चला जाता है, दैट मीन्स आईटी बैंड इज टाइट, और आईटी बैंड को हमें रिलीज करनी चाहिए, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा, आप एक चीज देख रहे होंगे कि हम ऊपर से पहले ग्लोबल, फिर मल्टी सेगमेंटल, फिर सेलेक्टिव, और उसके बाद हम लोअर लिम्ब की मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। सो ये हम पढ़ने के टाइम पे इतना टाइम दिख रहा है, अदरवाइज दिस कैन बी डन विद इन 5 मिनट्स, फटाफट देखने के लिए कि कहां से काइनेटिक डिस्फंक्शन हो रही है। सो लास्ट जो है हम देखते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी के फ्लेक्सिबिलिटी के टेस्ट देखते हैं। अब यूजुअली हम लिटा के और उनको हम देख रहे होते हैं कि किस तरीके से हम हैमस्ट्रिंग की लेंथ और ये सारी चीज देख रहे हैं, बट फंक्शनल लेग जो टेस्टिंग है वो जरूर करनी चाहिए। उसमें हमें कैसे करना है, लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए हमें बैठाना है और बिठा के आपको लंबर को स्ट्रेट करके कर्व बना के और उसको बोलना है कि नाउ यू एक्सटेंड योर नी। जब वो नी एक्सटेंड करेगा, सो वॉच आउट दिस एरिया, लंबर एरिया। अगर उसकी हैमस्ट्रिंग शॉर्ट है तो वो इस लंबर कर्व को, लंबर स्टैटिक जो लंबर लॉर्डोसिस है वो लूज कर जाएगा, क्योंकि वो कंपनसेट कर रहा होगा। सो दिस इज व्हाट द फंक्शनल हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, यानी फ्लेक्सिबल नहीं है, आपको उसको
फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। दूसरा फंक्शनल गैस्ट्रोनोमियस, आपको नीचे पैर हाई सीटिंग में बिठा के डॉर्सीफ्लेक्स करा दीजिए। डॉर्सीफ्लेक्स कराने के बाद एक्सटेंशन कीजिए। अगर उसका डॉर्सीफ्लेक्शन एक सफिशिएंट अमाउंट के बाद लूज कर जाता है, दैट मींस द गैस्ट्रोनोमियस इज टाइट, उसकी फंक्शनल लेंथ नहीं। यहां बार बार यूज कर रहा हूं मैं वर्ड फंक्शनल। फंक्शनल टेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है, ना कि स्टैटिक की। आप शायद उसको लिटा के स्ट्रेच करेंगे तो शायद वहां तक जाएगा, बट दैट पैसिव, वो पैसिव होगा, एक्टिव नहीं होगा। इसी तरीके से फिर हम क्वाड्रिसेप्स की फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करते हैं। उल्टा लिटा के आप उसको नी एक्सटेंशन फ्लेक्शन करवाएंगे। अगर नी फ्लेक्शन करवाएंगे, अगर क्वाड्रिसेप्स टाइट है, तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं यहाँ पे हिप पे फ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। अगर फ्लेक्शन हिप के अराउंड फ्लेक्शन हो गया तो समझिए कि ये इस चीज को कंपनसेट करके इस पैर को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। दैट मींस कि देयर इज ए पुअर फ्लेक्सिबिलिटी एट हैमस्ट्रिंग। सो ये तीनों टेस्ट करके बड़े अच्छे से फंक्शनल जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आप देख सकते हैं हैम्स की, क्वाड्रिसेप्स की और गैस्ट्रोनोमियस की, और जिनका रोल जो है वो बहुत ही अहम होता है हमारे जो पेल्विस है उसके ऊपर। सो ऑल दीज थ्री टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर when you examine for any back pain patients or any patients who are suffering at maybe hip pain या इस तरह की पेन से जो भी सफर कर रहे हैं, राइट। अब सवाल ये उठता है कि हमने टेस्ट तो कर लिया, 5 मिनट्स लगाया, हमने देख लिया कि किस तरीके से हमें टेस्ट करना है इसको, और इसको देखने के बाद आपने एसेस किया, देखा कि कहीं आपको वीकनेस दिख रही है, कहीं आपको टाइटनेस दिखेगी, कहीं आपको मसल्स दिखेगी कि बहुत पुअर एक्टिवेशन है। उनको टेस्ट करने के लिए भी सर आपको बताएंगे कि क्या है इन डिटेल। सो अब पेन है या नहीं है ये देखना है, और अगर मसल वीक है तो हमें क्या करना चाहिए। वीक मसल है जहां हमें फाइंड आउट होती है, हमें ट्रेनिंग उसकी करनी होगी, स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग। जहां पे हमें टाइट मसल्स मिलती है उसको एक्टिव रिलीज करनी होगी, स्ट्रेचिंग नहीं, रिलीज। स्ट्रेचिंग इज नो मोर मच कंसीडर्ड नाउअडेज। आपको उसको रिलीज करनी है। और जहां पुअर एक्टिवेटेड, जैसे स्कैपुलर डिस्काइनेसिया में आपको मैंने बताया था, डिस्काइनेसिस है वहां पे, तो वहां पे आपको मसल्स की एक्टिवेशन करनी है। सो दीज थ्री टर्मिनोलॉजी यू हैव टू रिमेंबर, ट्रेनिंग, रिलीज एंड एक्टिवेशन। ये तीनों चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। कहाँ पे ट्रेनिंग कैसे करा सकते हैं, सेलेक्टिव स्ट्रेंथनिंग करा सकते हैं, कोर ट्रेनिंग करा सकते हैं, और रिलीज कैसे कर सकते हैं, एक्टिव सेलेक्टिव टिश्यू लेंथनिंग की टेक्निक्स होती है उससे कर सकते हैं आप। फेशियल इंटीग्रेशन टेक्निक्स जो एमएफआर और एमटी वगैरह होती है उसको यूज कर सकते हैं। एक्टिवेशन मोटर कंट्रोल एक्सरसाइजेज जो होती है उनके थ्रू करा सकते हैं। फंक्शनल मायोफेशियल रीइंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज समथिंग लाइक एमएफआर, और लेकिन यहाँ पे हम एक्टिविटी बेस्ड कराते हैं एक्टिविटी के साथ, और उस तरीके से कि जिससे कि उसकी फंक्शनल लॉन्गिट्यूडनल लेंथ जो है वो मसल्स की इंक्रीज हो। क्योंकि हम ये मानना है कि अगर मसल कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में है तो वो उसका कॉन्ट्रैक्शन पुअर हो जाएगा। अगर मसल सेमी कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में रहती है टाइटनेस के टाइम पे, तो उसकी लेंथ अगर हम पुराने लेंथ पे उसको नहीं ले जाएंगे, सो इट विल नॉट हैव दैट सफिशिएंट एंड इफेक्टिव contraction and torque generation उसमें नहीं होगी, and that will cause inhibition. मोटर कंट्रोल एक्सरसाइजेस, हमें मोटर कंट्रोल एक्सरसाइजेस में क्या है कि आप हैवी एक्सरसाइजेस नहीं, स्ट्रेंथनिंग और मोटर कंट्रोल एक्सरसाइजेस में क्या होती है, मोटर कंट्रोल एक्सरसाइजेस हमें जो है स्पेसिफिक होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि बॉल ऊपर थ्रो कर रहे हैं, उसको होल्ड कर रहे हैं, यानी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होनी चाहिए, ना कि उसमें कोई जरूरी नहीं कि आप लोड दें। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मोटर कंट्रोल ट्रेनिंग में, मोटर कंट्रोल में हमें एक्यूरेसी लानी होती है, एक टाइमिंग सेट करनी होती है मसल्स की, ना कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी। यानी कि अगर मसल्स कोई भी एक एक्टिविटी हो रही है कहीं पे, तो
कोई जॉइंट पे एक्टिविटी हो रही है, तो उस पर्टिकुलर कोई टास्क करने के लिए एक इफेक्टिव टाइमिंग होती है मसल्स की, और वो मसल्स की टाइमिंग अगर डिस्टर्ब होगी तो आपको काइनेटिक डिसफंक्शन आने लगेगा। सो ऐसे बहुत सारे एक्टिवेशन चीजें, प्रोप्रियोसेप्टिव रिइंफोर्समेंट, प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइज करके हम मोटर कंट्रोल को बढ़ा सकते हैं। अगर बोनी कोई प्रॉब्लम दिखती है, रिस्ट्रिक्शंस दिखती है उन चीजों की, तो वहां पे आपको मोबिलाइजेशन और इन सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको सेलेक्टिव टिश्यू की प्रॉब्लम दिखती है, time I request all the participants. हेलो, am I audible? भी फिनिश करें, फिर उसके बाद हम डिस्कशन पे आ सकते हैं। So let me Okay, have sir. the honor to introduce Shagun Yes. sir. And Dr. Shagun sir, let me introduce you. Shagun sir is BPT, MPT, PhD from Spain. Shagun sir is also one of the senior most academician we have in Uttar Pradesh, and he has 5 publications under his credentials. I have been extremely impressed of how being such a high class of academician, he has always shown us how to Hello? be skillful as well. And trust me, there is no other way to know. Hello. Hello. Thank you, Manik, for the kind words. With the permission of all of you, I would like to start my session. Can I start my session? Am I audible to all of you? Yes, sir. सर सभी Yes, लोग ने sir. म्यूट Okay. करके रखा है। I am. Dr. Himandri, we have to call Dr. Dharam because he has to disable me for sharing up my screen. ओके सर सर मैं उनको Okay, सबको कॉल करती हूँ। because- यस सर। हेलो, yes, I am You are here. a friend. Yes, I am here. I Dr. can Dharam, listen आपको you. मेरी स्क्रीन शेयर करने के लिए परमिशन देनी पड़ेगी। It is there, sir. Please share. It is there. You can share. It is there. Permission is there. Okay. Now it has come. Thank you, sir. So good afternoon, everybody. With a good lecture after Dr. Dharam Pani Pandey, he has just tell about what is the basics behind your kinesiopathology. Means what is the kinesiology? What is the rating of the pathology? Now I am coming of the pathokinesiology. Means if there is a pathology in your tissue is there, directly in the joint there, then how we should treat it. And firstly, before the treatment, I would like to go for the insight that how to go for
सर ऑडिबल नहीं है। शगुन सर। Sagun sir has muted himself. Sagun sir has muted himself. ओके Sagun sir, can you unmute yourself? सर को व्हाट्सएप। अब आ रही है आवाज? हाँ, आ रही. Yes. It is showing that ask to unmute you. We can hear you, sir. Start. Am I audible to everybody? Yes, sir. Please. यस सर यस सर My voice is clear? Yes, sir. यस सर। Okay. So dear friends, my topic is selective tissue tension testing. In this thing, I would like to tell you everybody, this technique is like this. If there is a pathology is there in the joint, then we could find it out which tissue is on the fault is there. I would like with the example, if I go for the any pain or any injury to your shoulder, you would find it out, okay, which structure is on fault is there. Because if the pain is coming from the shoulder, it could arise from the different muscles. It could arise from the tendons. It could arise from the ligaments. It could arise from your bursa. It could arise from your fascia. It could arise from the nerves. So a lot of tissues are there which are the cause of the pain. So we should be able to find the way through which we could come to know which structure is on the fault. If I talk about the shoulder, there are the 17 muscles that are working on the shoulder. So if you are saying it is a muscular injury itself, then again the question comes, which muscle? If you are saying, sir, no, there is a tendon injury. So if there is a 17 muscles are there, you would be able to find it out the 17 tendons. So which tendon, which muscle, which bursa or which ligament is on the fault is there, that is our main concern is there. So for this thing, what we used to do when the patient, a client comes to our department, we say, okay, sir, please lift your hand. शोल्डर की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप क्या कहते हैं, डिफरेंट मूवमेंट्स करवाने के लिए बोलते हैं, और उनमें से कि सर ओके गो फॉर द फ्लैक्शन, मीन सीधा उठा के ले जाइए, साइड में लेके जाइए, पीछे लेके जाइए, एंड देन यू टच इट द पेशेंट और उससे पैसिव रेंज ऑफ मोशन करते हैं, एंड देन इन द लास्ट यू गो फॉर द पाल्पेशन ऑफ द थिंग. And ultimately you say to your patient, okay, I could find it out. There is no bony injury. There is a soft tissue injury is there. And what I would be going, I would be treating you for the soft tissue injury. But if I say which soft tissue, sometimes we are unable to differentiate which soft tissue is on the injury is there. And sometimes उस चीज के लिए करने के लिए फिर आपके पास क्वेश्चन मार्क रह जाता है, और अगर आप सिंपल चीज करना नहीं पता चल पाते तो आप उस वक्त टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं. Then you go for the MRI or the ultrasonic things, and with the MRI you say, oh, so see, sir, now there I could find it out. There is a supraspinatus tendinitis, and that the same thing I was telling you, ki it is your soft tissue lesion is there. But before that, when on the prescription it was written, you was unable to find it out which tendon I should write out. You were saying, okay, it is the soft tissue lesion was there, but which soft tissue you were unable to tell. So for these things, what I could find it out, the good clinician is that clinician who could say, sir, this is the tendon, this is the soft tissue which is onto the there. For this thing,
we should be able to go for a good diagnosis technique through which we could find it out which tissue is on the injury is there. For this thing, thanks to our James Sirius, who developed the techniques through which we could find it out this procedure, and that's why he is called the father of orthopedic medicine. We are lucky to have James Sirius because her wife was a physiotherapist. So usually he was also finding it out this problem. उसको भी यही प्रॉब्लम आती थी कि क्या होता था जब उसके क्लिनिक पे 100 पेशेंट आते थे, 100 पेशेंट सारे कंप्लेंट लेके आते थे पेन हो रहा है, फॉर एग्जांपल नी जॉइंट में, तो वो कहता था ओके आई एम टेस्टिंग यू, एंड उसके बाद वो कहता था ठीक है एक एक्सरे करवा लो, एंड देन ही यूज्ड टू से अब एक्सरे में तो कुछ नहीं आया, इट इज ऑल क्लियर, it is the soft tissue is there, just go to my wife and she would be treating up. Then both husband and wife discussed up the same thing ki in the knee joint a lot of muscles, tendons, ligaments, bursas and your articular cartilage, meniscus are there, so we should be able to find it out which tissue, soft tissue is in the lesion is there. And the diagnostic technique उसने जो develop की, that is the simple selective tissue tension testing with the simple moment analysis. उसने कहा we could find it out हम कौन से टिश्यू में इंजरी है. उसके लिए उसका कहना था कि उसके लिए हमारे को क्या करना है. उसने कहा देखिए जो भी स्ट्रक्चर कल्प्रिट है अगर उसको हम प्रोवोक करेंगे तो उससे क्या होगा, पेन प्रोड्यूस होगा. तो हमें क्या करना है, बारी बारी से हर स्ट्रक्चर को प्रोवोक करना है, और जिस स्ट्रक्चर को प्रोवोक करने से पेशेंट का पेन इंक्रीज हो जाए या वो सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि आपने सही टिश्यू को आपने टच कर लिया है. तो दिस वाज द वे जिसके थ्रू आपने कहा कि हाँ भाई हम पता कर सकते हैं. अब आप ये सोचिए कि सिंपल सी बात है कि आपके पास बहुत सारी चीजें उसमें आ गई, फोन आपको नहीं मिल रहा, आपके पास 10 फोन है, तो आप क्या करते हैं, सिंपल एक रिंग मिला के देखते हैं, और रिंग मिलाने से क्या होता है, जो फोन क्या होता है उसकी आवाज निकलनी शुरू हो जाती है, तो आपको पता चल जाता है मेरा फोन वहां पर रखा है. अगर हम सारे 100 लोग बैठे हुए हैं, किसी एक को जज करना हो किस एक का फोन कहाँ है, तो आपको सिर्फ उसकी रिंग करनी है. तो सेम थिंग हर स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, प्रोवोक करना है, जिससे कि वो अपने आप को बता दे यस सर डोंट प्रोवोक मी अदरवाइज मेरा पेन बढ़ जाएगा. तो विद दिस सिंपल थिंग उसने कहा कि आप स्ट्रक्चर्स को प्रोवोक करना है और उसके लिए पता कर सकते हैं. उस प्रोवोक करने के लिए उसने कहा कि आप टिश्यूज को कैसे करें, तो पहले उसने कहा कि हमें प्राइमरी डिसीजंस करने पड़ेंगे कि हम पता कर लें कि कैसे किस जॉइंट में लेजन है. जैसे अभी डॉक्टर धर्म ने डिस्कशन किया, द इंजरी कुड बी इन itself the joint or sometimes the injury could be outside the joint. If the pain is in the shoulder is there, sometimes pain in the shoulder could be the referred pain also. Could be pain could be from the cervicogenic, from the thoracic lesion also. तो cervicothoracic lesion तो नहीं है, तो उसने कहा पहले आप ऐसा पता कर लीजिए ऐसी टिश्यू टेस्टिंग के थ्रू कि ओके दिस इज लिमिटेड टू दिस जॉइंट इज देयर. Then he says कि then you should know कि अब इन टिश्यूज को आप क्या कीजिए, डिफरेंट टिश्यूज में बांट दीजिए. किन टिश्यूज में, उसने कहा 2 टिश्यूज में बांट दीजिए, कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज में और नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू. कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू में उसने क्या कहा कि हमने जो सारे जो सॉफ्ट टिश्यूज हुए ना उनको 2 उसमें टेक्निक में बांट दिया, कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू एंड द नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू. कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू क्या होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज वो होते हैं व्हिच आर हैविंग द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. मींस इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करने की कैपेसिटी होती है. हमारी अगर बॉडी में आप देखें तो कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. डेफिनेटली जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उसके संग आपने देखा होगा जो फोर्स ट्रांसमिशन होगा वो मस्कुलो टेंडनस जंक्शन पे होगा, बॉडी ऑफ टेंडन पे होगा और टेंडो ओशियस जंक्शन पे होगा. तो अगर हमें कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू को प्रोवोक करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना होगा सिंपल क्या, दैट इज द योर उनका आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवाएं. अगर मसल का वो एक्शन कराएं तो हर मसल का आपको पता है एक एग्जैक्ट काम है, तो अगर वो आप एग्जैक्ट वो वर्क करवाएंगे, रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवाएं, तो आप पता कर सकते हैं कि हाँ
ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू इंजर्ड है। क्योंकि अब आप याद कीजिए, डेल्टोइड के एंटीरियर फाइबर्स का अपना काम है, पोस्टीरियर का अपना काम है, एंड टू द योर मिडिल फाइबर्स का अपना काम। सेकेंड टिश्यूज उसने का जो डिसाइड करने के लिए है द इनर टिश्यू। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के अलावा जो भी टिश्यूज है वो सारे क्या है, दैट इज द योर इनर टिश्यू आर देयर। इनकी क्या क्या वो खासियत है, दे आर हैविंग नो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। अब आप लिगामेंट को याद कर लीजिए, बर्सा याद कर लीजिए, न्यूरल टिश्यू याद कर लीजिए, कैप्सूल कर लीजिए, इनके अंदर अपनी कैपेसिटी नहीं है कि ये अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो फिर इनका काम क्या है? समटाइम्स जो आपका क्या है, कैप्सूल आपके जॉइंट को स्टेबिलिटी दे रहा है, देन टू द लिगामेंट्स आपकी स्टेबिलिटी देने के लिए। एवरी टिश्यू हैज गॉट द डिफरेंट फंक्शन। अब इनके लिए क्या करना है, इसके लिए इनको प्रोवोक करने के लिए जो तरीका है वो है स्ट्रेचिंग। दैट इज द पैसिव स्ट्रेचिंग। अगर आप देंगे तो क्या होगा, ये टिश्यूज प्रोवोक हो जाएंगे और आप पता कर सकेंगे कि इनर टिश्यू में कौन सा इंजर है। तो उस चीजों को करने के लिए, पता करने के लिए कि आपका कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू इफेक्टेड है कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू इफेक्टेड है, उसने कहा इसके लिए आपको 3 सिस्टम करने हैं, 3 वे आपको जाना है। और वो सिंपल वे है, नंबर 1 इज योर टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग से आप शुरू कीजिए कि जिससे आपको पता चल जाए कि किस स्ट्रक्चर पे, किस जॉइंट पे आपका लोकलाइज्ड पेन है। Then you would be going for the 3 measurement. First is the your active range of motion. अब मैंने जैसे शुरुआत में कहा था, हम सब क्या कहते हैं, पेशेंट को कहते हैं कि हाँ भाई आप हाथ उठा के दिखाइए शोल्डर का। अगर मैं अपनी फिजियोथेरेपी टर्म्स में कहूँ तो अब अगर आप कहेंगे फ्लेक्शन करके दिखाइए, एबडक्शन करके दिखाइए, then go for the extension, medial rotation and the external rotation joint के हिसाब से। लेकिन देखेंगे क्या, the active range of motion जब हम करते हैं तो you would like to see first thing, सबसे पहले अगर आप याद करिए, अब पेशेंट आप अपना सोचिए हाथ उठा रहे हैं, और हाथ उठाते हुए अगर आप देखिए, सबसे पहली चीज अगर आपको किसी, नेक्स्ट थिंग आप क्या देखेंगे, you would be like to see अब उसकी रेंज ऑफ मोशन कितनी है। देन यू सी अप, जब रेंज ऑफ मोशन के संग आप देखना चाहते हैं तो यू वुड लाइक टू सी अप कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ द मोशन है, क्या ये तो नहीं है कि मीन्स कि आपने, अगर हम शोल्डर की बात करें तो अभी हमने बात की स्कैपुलोह्यूमरल रिदम, तो कि ऐसा तो नहीं है पहले स्कैपुला मूव कर रहा है और फिर जीएच जॉइंट मूव कर रहा है। तो देयर कुड बी द रिवर्स स्कैपुलोह्यूमरल रिदम कुड बी देयर। और ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पहले से ही पता चला कि आराम से हम उठाना चाह रहे हैं लेकिन पहले से इसने अपनी थंब को रोटेट कर लिया। So that you are seeing of the quality of the motion, and then you see of the कब पेन आया। पेन ऐसा तो नहीं है कि इनिशियल रेंज ऑफ मोशन पे आ गया, मतलब आपने जैसे ही उसको उठाने को कहा 0 to 30 डिग्री के बीच में पेन आ गया, नहीं हो सकता पेन क्या हो 90 डिग्री पे शुरू हो। उसने कहा सर 90 डिग्री तक तो बिल्कुल ठीक हुआ, उसके बाद अब पेन हो रहा है। देन पेन इज सबसाइडेड अप टू द योर 120, 90 पे शुरू हुआ और 120 पे खत्म हो गया। तो मतलब कि आपको पता क्या चला कि पेन जो हुआ एक पेनफुल आर्क के बीच में हुआ। तो दिस इज द थिंग आपको उसमें से निकालना है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में से, कि आपको उसमें पता चल सके कि भाई कौन से कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू या कहां पर ऐसा है जो कि स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से कंपनसेशन हो रहा है। तो यू वुड फाइंड इट आउट ऑल दिस फैक्टर विद योर एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन करवाने के बाद यू वुड बी गोइंग फॉर टू द टेस्टिंग ऑफ योर पैसिव रेंज ऑफ मोशन। पैसिव रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, वो होती है जो कि हम थेरेपिस्ट अब खुद अपने आप कर रहा है। जब थेरेपिस्ट कर रहा है तो उस वक्त आप ये मान के चलिए अब उसके कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू काम नहीं करेंगे, क्योंकि पैसिव कर रहे हैं तो कौन सी एक्सटर्नल फोर्स, फिजियोथेरेपिस्ट की एक्सटर्नल फोर्स उसकी मूवमेंट को करा रही है। अगर फिजियोथेरेपिस्ट की एक्सटर्नल फोर्स करवा रही है तो अगर इस वक्त भी रेस्ट्रिक्शन है तो इट इज बिकॉज ऑफ योर इनर्ट टिश्यू, नॉट बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। तो अगर पैसिव रेंज ऑफ मोशन में कोई दिक्कत है, इट इज बिकॉज ऑफ योर इनर्ट टिश्यू। अब पैसिव रेंज ऑफ मोशन कराते हैं तो आप क्या देखेंगे, इसमें भी आपको 3 चीजें पता चलेंगी। नंबर 1, कितनी रेंज ऑफ मोशन कर पाया, कि रेंज ऑफ मोशन उसकी पूरी है या फिर रेस्ट्रिक्टेड है। दूसरी चीज, जब आप उसकी रेंज ऑफ मोशन पूरी करते हैं तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर देते हैं उसको रेंज ऑफ मोशन पूरा करने के लिए, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड योर एंड फील। And third thing, there could be the abnormal sounds could also come up,
in this during the movement, that is called up your crepitus. अब इसमें अब आपको यानी कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन में जब हमने पता चला तो हमने पता किया, सबसे पहले तो हमारे को पता चला कि उसमें रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्टेड है या नहीं है। सीरियक्स ने कहा कि ये रेंज ऑफ मोशन जो है ना रेस्ट्रिक्टेड एक पैटर्न में हो सकती है। अगर एक फिक्स पैटर्न में रिस्ट्रिक्टेड हो तो उसे कहते हैं कैप्सूलर पैटर्न ऑफ रेस्ट्रिक्शन, और अगर फिक्स पैटर्न में लिमिटेड नहीं है तो उसे कहते हैं नॉन कैप्सूलर पैटर्न ऑफ रेस्ट्रिक्शन। आई वुड एक्सप्लेन यू थोड़ा सा कैप्सूलर पैटर्न ऑफ रेस्ट्रिक्शन। अगर आप याद कीजिए, हमारे पास सबसे ज्यादा केसेस जो आते हैं वो आते हैं शोल्डर में, फ्रोजन शोल्डर की। आपने देखा होगा उनकी रेस्ट्रिक्शन का पैटर्न बिल्कुल फिक्स रहता है। उनको क्या दिक्कत रहती है? एब्डक्शन करने में दिक्कत रहती है। देन उनको दिक्कत क्या रहती है? इंटरनल रोटेशन में करने में दिक्कत रहती है। देन उनको दिक्कत क्या रहती है? फ्लेक्शन करने में दिक्कत रहती है। एंड देन द एक्सटर्नल रोटेशन, क्या करने में दिक्कत नहीं रहती उनको? एडक्शन करने में दिक्कत नहीं रहती उनको। तो यू वुड फाइंड इट आउट कि एमरी जॉइंट अगर उसका कैप्सूल इफेक्टेड हुआ है तो उसकी वजह से कैप्सूलर रेस्ट्रिक्शन की वजह से एक फिक्स पैटर्न ऑफ रेस्ट्रिक्शन मिलता है, दैट इज कॉल्ड अब योर कैप्सूलर पैटर्न ऑफ रेस्ट्रिक्शन। एंड दिस कैप्सूलर पैटर्न फिक्स है जॉइंट का। जैसे मैंने अभी शोल्डर का बताया, अगर मैं एल्बो में अगर कैप्सूल रेस्ट्रिक्ट होगा तो देयर वुड बी फ्लेक्शन वुड बी रेस्ट्रिक्टेड। इफ देयर वुड बी रेस्ट्रिक्शन इनटू द योर रिस्ट जॉइंट कैप्सूलर पैटर्न में, तो बोथ आपका पामर फ्लेक्शन एंड द डॉर्सी फ्लेक्शन वुड बी रेस्ट्रिक्टेड। हिप जॉइंट बहुत कॉमनली देखिए ओल्ड एज के पेशेंट में, अगर उनका रेस्ट्रिक्शन रहेगा कैप्सूलर पैटर्न में तो क्या रेस्ट्रिक्टेड रहता है? दैट वुड बी रेस्ट्रिक्शन वुड बी योर हिप फ्लेक्शन रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, उनका हिप एब्डक्शन रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, और उनका इंटरनल रोटेशन। अब याद आ रहा है ओल्ड एज का पेशेंट आता है तो आपने देखा होगा हिप पे यही रेस्ट्रिक्शन मिलती है। नी जॉइंट बहुत ही कॉमन है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर कैप्सूल टाइट है तो क्या रेस्ट्रिक्शन मिलती है हमको? फ्लेक्शन टाइट मिलती है। तो नी का जो कैप्सूलर पैटर्न ऑफ रेस्ट्रिक्शन इज देयर, दैट इज द योर नी फ्लेक्शन इज देयर। So every joint is having the fixed pattern of restrictions in the capsule, that is called of the capsular pattern. अगर कैप्सूलर पैटर्न के अलावा कोई रेस्ट्रिक्शन मिल रही है, दैट इज कॉल्ड ऑफ द योर नॉन कैप्सूलर पैटर्न ऑफ द योर रेस्ट्रिक्शन इज देयर। नॉन कैप्सूलर पैटर्न ऑफ द रेस्ट्रिक्शन इज देयर, अगर तो यानी कि नॉन कैप्सूलर है तो यानी कि आपका कैप्सूल रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, यानी कि कोई और टिश्यू इफेक्टेड। तो उसके लिए मैं सिंपल एक एग्जांपल लूं कि यानी कि उसमें क्या हो सकता है। इफ सपोज कीजिए नी जॉइंट में मैंने जैसे कहा कि आपको फ्लेक्शन रेस्ट्रिक्टेड होता है अगर कैप्सूलर पैटर्न रेस्ट्रिक्टेड हो, लेकिन इफ इट इज योर बोथ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इज रेस्ट्रिक्टेड इन नी जॉइंट में फ्लेक्शन भी रेस्ट्रिक्टेड है और एक्सटेंशन भी रेस्ट्रिक्टेड है, देन दिस इज द योर नॉन कैप्सूलर रेस्ट्रिक्शन इज देयर। अब आप लोग सोचिए बिल्कुल अपने मन में, यानी कि कैप्सूल तो नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? आई एम गिविंग 10 सेकंड्स, जस्ट एक बार अपने मन में कीजिए। आप अब याद कीजिए, अब आपके पास अगर मेनिस्कस इंजरी का पेशेंट आया हो तो अब आप याद कीजिएगा मेनिस्कस इंजरी के पेशेंट को क्या होती है? फ्लेक्शन भी रेस्ट्रिक्टेड रहता है नी में और एक्सटेंशन भी रेस्ट्रिक्टेड होता है, दैट इज द योर नॉन कैप्सूलर पैटर्न ऑफ रेस्ट्रिक्शन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं नॉन कैप्सूलर के लिए, बहुत ही सिंपल। हमने देखा लंबर स्पाइन में, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट में जो कैप्सूलर पैटर्न है वो होती है बोथ साइड का क्या होता है? साइड फ्लेक्शन रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है एंड द साइड रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। सबको याद आ रहा है जो 60 इयर्स प्लस पेशेंट आ रहे हैं लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के, तो उनका क्या है? साइड फ्लेक्शन बहुत साइड रेस्ट्रिक्टेड है और बहुत ही साइड का क्या हो रहा है? रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। अगर अब मैं नॉन कैप्सूलर की बात करूं, जैसे डिस्क प्रोट्रूजन की बात करें, डिस्क प्रोट्रूजन में अब देखिएगा आपको क्या मिलेगा? नॉन कैप्सूलर मिलेगा। कैसे नॉन कैप्सूलर मिलेगा? आप उसमें देखेंगे एक तरफ की साइड फ्लेक्शन और रोटेशन तो क्या है? फुल होगी, और दूसरे साइड की जो साइड फ्लेक्शन और रोटेशन जो होगी वो रेस्ट्रिक्टेड होगी। तो दैट इज द योर non-capsular restriction is there. It could be because of your internal derangement. Internal derangement, it could be because of the loose body or it could be because of the torticollis. Along with this, the part, तो इससे मेरे को पता चल गया कैप्सूलर पैटर्न कौन सा हुआ और मेरा नॉन कैप्सूलर पैटर्न कौन सा हुआ। Along with this,
अब और क्या मैं करना चाहूंगा पैसिव रेंज ऑफ मोशन में? पैसिव रेंज ऑफ मोशन में मैं यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेचिंग देना चाहूंगा। यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेचिंग देने से मेरा क्या स्ट्रेच होगा? पैसिव स्ट्रेच दे रहा हूं तो मेरा लिगामेंट स्ट्रेच होगा। तो अगर एक डायरेक्शन में स्ट्रेच देने पे तो पेन प्रोवोक हो और दूसरी डायरेक्शन में स्ट्रेच करने पे पेन ना आए, then it means it is because of your ligament. Because ligament क्या करते हैं? ligament एक डायरेक्शन में स्टेबिलिटी देते हैं और दूसरी डायरेक्शन में नहीं देते हैं। तो नाउ यू रिक्वायर अप, अगर आपको याद आ रहा हो, सारे वेल्गस एंड वेरस स्ट्रेचेस वो किस तरीके से बनाए गए हैं? दैट इज द योर पैसिव स्ट्रेचिंग टेस्ट आर देयर, जिसमें हम एक डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रहे हैं और दूसरी डायरेक्शन में स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं। And we can come to know which ligament is on injury or not. Next thing, what we see up is your end feel. That is the we give up your extra pressure in the end of the range of the motion in the passive. और ये जो end feel है, अब आप अगर बिल्कुल सिंपल से बैठे हुए हैं तो आप है ना, सब लोग अपनी एल्बो को प्लीज फ्लेक्स कीजिए और एल्बो को फ्लेक्स करके फील कीजिए। आप फील करेंगे, फ्लेक्शन में देने के बाद उसे एक्स्ट्रा प्रेशर देंगे तो आपको लगेगा कि ये ना बहुत आगे जा पा रहा है। या बिल्कुल फील किया आई थिंक माय फ्रेंड्स। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इस वक्त है ना आपको एंडफील जो मिल रही है ना वो सॉफ्ट एंडफील मिल रही है, क्योंकि जो आपकी बाइसेप्स मसल है वो फोरआर्म मसल से अप्रोच कर रही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस अप्रोचिंग ऑफ द मसल आप जो एंडफील महसूस कर रहे हैं वो सॉफ्ट एंडफील कर रहे हैं। अब रिवर्स कीजिए माय फ्रेंड्स, अब आप एल्बो को एक्सटेंड कीजिए और आप देखेंगे एक्सटेंशन करने के बाद अब वो क्या हो गया? लॉक पोजीशन पर पहुंच गया। अब वो उसके आगे नहीं पहुंच पा रहा। दिस इज माय फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड द योर बोनी एंडफील इज देयर, जब दो बोन आपस में अप्रोक्सीमेट कर ले। दिस बोथ सॉफ्ट एंडफील एंड द हार्ड एंडफील आर द योर नॉर्मल एंडफील आर देयर। अब मेरे फ्रेंड्स, अब अपना शोल्डर को एलिवेट कीजिए। 180 डिग्री लेने के बाद भी आप देखेंगे आप उसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा स्ट्रेच कर सकते हैं और आपको लगेगा जैसे इलास्टिक से खींच रही है। तो दिस इज द योर आपकी इलास्टिक एंडफील इज देयर, दिस इज आल्सो कॉल्ड अप द योर नॉर्मल एंडफील। तो एवरी जॉइंट हैज गॉट द योर नॉर्मल एंडफील, आइदर द सॉफ्ट, हार्ड और टू द योर इलास्टिक एंडफील्स आर देयर। अगर इनके अलावा अगर आपको कुछ और मिलता है, दैट इज कॉल्ड अप द योर पैथोलॉजिकल एंडफील इज देयर। अगर आप सिंपल अगर मेरी बात को समझ पा रहे हो तो आप क्या कीजिएगा, अभी एल्बो को एक्सटेंड कर दीजिएगा और उसके बाद अपनी बाइसेप्स को थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा बाय द योर सेकंड हैंड, और अब आप अपनी एल्बो को फ्लेक्स करने की कोशिश कीजिएगा। अब आप देखेंगे एल्बो उस तरीके से फ्लेक्स नहीं हो पा रही जैसे कि पहले हो रही थी। दिस इज कॉल्ड अप द योर स्पाज्मोइडिक एंडफील। इफ द स्पाज्म इज देयर इन द योर जॉइंट, then it would be causing up the your spasmodic. तो अगर arthritis है, if it is a fracture is there, then you would be getting up the your spasmodic. Next एंडफील my friends is the your springy एंडफील is there. अगर आपका जॉइंट क्या करे, फ्लैक्स हो रहा है और फिर एकदम वापस से रुक नहीं पा रहा, वापस जा रहा है स्प्रिंग की तरह, तो दैट इज कॉल्ड द स्प्रिंगी एंडफील। एंड इट हैपेंस अगर आपके जॉइंट में कोई लूज बॉडी आ जाए। One more pathological end feel is called up the your empty end feel, and this empty end feel is जब आपके हाथ में कुछ भी ना मिले इन सारी चीजों में। तो आप उसका मतलब समझ लीजिए, या तो कोई नियोप्लाज्म है या फिर बर्साइटिस। एम्प्टी हैंडेड मतलब आप खाली हाथ रह गए, आप एंड भी नहीं कर पा रहे मोशन को और उसका पेशेंट का पेन भी बढ़ता जा रहा है। दिस वुड हैपन इफ देयर इज एक्यूट बर्साइटिस और द नियोप्लाज्म इज देयर, यू वुड बी गेटिंग द योर empty and feel is there. Now the friends, अभी तक हमने एक्टिव रेंज ऑफ मोशन और पैसिव रेंज ऑफ मोशन टेस्ट की। अब एक और मोशन चेक कर रहे हैं, दैट इज द रेस्टेड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इन द डायग्राम आप देख रहे होंगे, सीरियक्स ने पेशेंट को मिड ऑफ द एल्बो फ्लेक्शन में रखा हुआ है और उसको क्या कर रहा है, उसको फ्लेक्स करने को कह रहा है। पेशेंट इज डूइंग द फ्लेक्शन और सीरियस जो है डाउनवर्ड प्रेशर लगा रहा है। तो आप इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें आप देख रहे होंगे बाइसेप्स वर्क कर रही है। कैसी? मैं मूवमेंट नहीं होने दे रहा, रेस्टेड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। इससे दो चीजें निकल के आएंगी, एक तो क्या करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उससे मेरे को स्ट्रेंथ पता चलेगी, और इफ इट इज एनीथिंग इज डिस्टर्बिंग इन दिस तो हो सकता है पेनफुल भी हो।
तो इससे अगर मैं रेस्टेड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करता हूं तो मेरे को दो चीजें पता चलती हैं. वन इज द योर कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकंड इज द योर पेन इज देयर. विद द रेस्टेड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो इंटरप्रिटेशन निकलते हैं वो ये निकलते हैं, it could be strong and painless. Then your muscles, tendons and all these structures are normal. But if it is comes strong and painful, आपका contraction तो strong रहा लेकिन उसमें क्या हुआ, pain हुआ. So friends, at this time there is a minor lesion in the muscle or the your tendon is there. थर्ड इंटरप्रिटेशन, अब की बार क्या हुआ, पेशेंट को फिर करने से कहा, लेकिन इस बार क्या है, कॉन्ट्रैक्शन भी वीक है और पेनफुल है. तो फ्रेंड्स, एट दिस टाइम देयर इज a grade 2 muscle injury is there or there could be the possible fracture is there. क्योंकि मसल कहाँ पे लगी हुई है, बोन पे लगी हुई है जहाँ पे ओरिजिन कर रही है. अगर उस पार्ट पे फ्रैक्चर हो जाए तो उस वक्त पर ही क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन वीक भी होगा और पेनफुल भी होगा. फोर्थ इंटरप्रिटेशन इज, आपकी बार आपने करने को कहा ना तो पेशेंट को पेन हुआ और ना ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ. तो मीन्स इस वक्त क्या हो गया है, इस वक्त ये हो गया है कि आपका कंप्लीट रप्चर हो गया है. अगर आपका उस वक्त ना तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर पा रही है और ना ही उसको पेन हो रहा है तो इसका मतलब कंप्लीट रप्चर है. या फिर सेकंड इंटरप्रिटेशन कुड बी देयर, आपकी लोअर मोटर न्यूरॉन में इंजरी हो गई. अगर आप बार बार इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं और बार बार कॉन्ट्रैक्शन करवाने पे पेन हो रहा है तो इट shows up there is a arterial deficiency is there could be the your intermittent claudication could be there. और अगर आपको वीकनेस लग रही है, सजेस्ट हो रही है कि मसल्स की बैली वीक होती जा रही है, तो इट कुड बी बिकॉज ऑफ योर न्यूराइटिस और द सर्वाइकल रूट पल्सी. मैं फिर से नरेट करना चाहूंगा. तो मैंने सबसे पहले एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की, पैसिव रेंज ऑफ मोशन की और फिर रेस्टेड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन किया. रेस्टेड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से मैंने मसल्स के बारे में पता कर लिया, टेंडन के बारे में पता कर लिया. देन द कैप्सूलर रेस्ट्रिक्शन के थ्रू मैंने कैप्सूल के बारे में पता कर लिया. नॉन कैप्सूलर के थ्रू मैंने लूज बॉडीज का पता कर लिया. देन मैंने स्ट्रेचिंग के थ्रू मैंने लिगामेंट्स का पता कर लिया. एंडफील के थ्रू मैंने बर्साइटिस का पता कर लिया. एंड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन के थ्रू मैंने कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू की किस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन है उसका पता कर लिया. तो अब आप ये सोचिए कि मैंने सारे स्ट्रक्चर को एक एक करके पता कर लिया कि कौन से स्ट्रक्चर में फॉल्ट है और कौन से स्ट्रक्चर में नहीं. तो विद द सिंपल थिंग, डेफिनेटली इन द टाइम ऑफ कोविड इट्स अ गुड थिंग कि हम एक दूसरे के संग लर्निंग कर रहे हैं जूम के थ्रू. थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंस ये है कि दो चीजें एक संग नहीं कर पा रही. मैं आपको वीडियो अपना जो करके दिखाना चाह रहा हूँ वो संग में नहीं करके दिखा पा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ वर्बली कर रहे हैं. लेकिन वही चीज कि हमारे को खुश होना चाहिए कि हम इस टाइम पे लर्निंग के नए नए प्रोसेस सीख रहे हैं. तो इन सब चीजों के थ्रू आपने देखा हमने क्या किया, हमने पता कर लिया कि कौन कौन से टिश्यूज में इंजरी है या नहीं. विद दिस थिंग आई नोट I would like to thank you to UP IAP ब्रांच जिन्होंने कि इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया जिससे कि हम सारे फिजियोज यूपी के इकट्ठे हो सकें. यूपी के नहीं, मैं देख रहा हूँ बाहर के भी सब लोग हैं और इकट्ठे हो सकें और सब अपने एक दूसरे के संग डिस्कशन कर सकें. मैं पूरी IAP टीम को पूरा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि एक यूनिटी के संग हम लोग ये काम कर रहे हैं और डेफिनेटली हम इसके थ्रू एक दूसरे के संग डिस्कशन कर सकें. थैंक यू. डॉक्टर हिमाद्री. Dr. Himadri, are you there? Dr. Manit? Dr. Manit, are you there? Dr. Manit? Dr. Manit? Dr. Manit, can you hear us? डॉक्टर मनित हैं मेरे ख्याल से. डॉक्टर हिमांदी इज देयर. डॉक्टर हिमांदी अपने को अनम्यूट कर लीजिए.
सर धर्म सर डॉक्टर हिमांती को अनम्यूट कर दीजिए. I can hear you. I can hear you. Yes. Yeah. Hello. Actually, I was not Dr. able to. Himadri, can you unmute yourself? Yes, sir. Okay, sir. Yes, हो गया, sir. yes, yes. Sir, थैंक यू सो मच सर, डॉक्टर शगुन सर, डॉक्टर धर्म पांडे सर. और सर सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छा रहा हमारा. हेलो. Yes, yes, we can hear you. Yeah. Sir, any queries, everyone? किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग लेक्चर? सबको लगता है भूख लग गई. हमने 40 मिनट्स की जगह 1.5 आवर ले लिया. हिमांती जी. I think we have a WhatsApp group. So if anybody would be Yes, having a genuine query, we would certainly pass that to our speakers. Sir, Yes, Really, thank you, definitely. sir. Shagun sir, Sir, Dharam sir. एक हम लोग को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए सर हम लोग क्या ये वीडियो अपलोड कर सकते हैं? हाँ, इसको हम लोग अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं. ओके सर. Okay, sir. धर्म सर इस वीडियो को मैं चाहूंगा आप डॉक्टर हिमांती और डॉक्टर मानित को शेयर कर दीजिए, जिससे हाँ. कि ये सारे यूपी के जो ग्रुप हैं उसमें शेयर कर सकें. और जो ये ग्रुप बनाया है डॉक्टर हिमांती हमने, उसमें फिर कोई भी क्वेरी होती है तो हम इसमें आंसर्स भी दें स्टूडेंट्स को. And let me also intervene, sir. I must give a special thanks to our IAP UP president Dr. Santosh Pandey, वो silently बैठे हुए हैं सर हमारे. उन्हें बुलाइए सर एक बार. General Secretary sir, Santosh sir, I can see that all the hard work has been done by you only, because most of the members have been brought to this platform by you only, and our General Secretary Dr. KK Sharma sir. So can we have some last words from you people, please? Dr. Santosh sir. Santosh sir, please come. If he is not there, Dr. KK Sharma sir. Hello. Thank you very much, both Dr. Shagun sir and Dr. Dharam Pandey sir. सुनना है सर? जी जी बिल्कुल सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं. बिल्कुल सर, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा आप दोनों लोगों का, और आशा करता हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स के सबको बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत ही आपके द्वारा दिए गए टॉपिक से नॉलेज गेन की होगी. और सर जिस किसी को क्वारीज होगी वो व्हाट्सएप ग्रुप से शेयर कर सकते हैं, वीडियो भी और ले सकते हैं सर. बहुत गुड आफ्टरनून शगुन सर, धर्म सर. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. प्रेसिडेंट साहब आइए बताइए कुछ, आप भी अपनी बातें रखिए. इतना मेहनत किया आपने. पहले तो ये एक इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है, पहले ये हम लोग की टीम का पूरा एफर्ट है, और आगे भी ऐसे हम वेबिनार ऑर्गेनाइज कराते रहेंगे. अभी रिसेंट का 26 को धर्म सर का एक वेबिनार और है, और 28 को हम कोविड के ऊपर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और आशा करते हैं सभी लोग उसको ज्वाइन करेंगे और अपने स्किल को अपग्रेड करेंगे, जो आगे आने वाले समय में हम उसको यूटिलाइज कर सके. थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर धर्म सर, डॉक्टर शगुन सर एंड IAP यूपी टीम. थैंक यू. बिल्कुल. और 24 का जो वेबिनार है, इट इज रियली नीडेड वन, क्योंकि अभी उसमें हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे अपने आप को अभी इस कोविड से निकल के आए, कैसे क्या प्रैक्टिस में क्या करना है, कैसे करना है. तो बड़ा ही इंटरेक्टिंग रहेगा, और सब लोग उसमें आए और देखें कि कैसे हम प्रैक्टिस को ठीक कर सकते हैं. मैंने ट्राई किया है कि कुछ चीजें इस तरह की निकाल के लाई जाए कि कैसे. बिल्कुल सर. कल क्योंकि कल शाम को 4 बजे है मेरे ख्याल से, है ना सर? हाँ, जो जी, ये भी हमारे यहाँ यूपी ब्रांच ही कर रही है कल शाम को 4 बजे. जी 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 सर. जी जी बिल्कुल. So can we close the session now? Yes, Dr. sir. Himadri, Okay. can you? Yes, sir. Okay, Dr. Himadri, I'll make a link on Google Drive for this video, because ये कम से Okay, कम GB का होगा, 1 GB 2 GB का होगा पूरी रिकॉर्डिंग. So मैं उसमें शेयर करूंगा, आप उसको डाउनलोड करके शेयर कर सकते हैं, या फिर लिंक ही शेयर कर सकते हैं सबके साथ. Okay, sir. Okay, Okay. sir. Thank you so much, Thank sir. you sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you.